मैं साधु शरण पांडे, सहायक अध्यापक, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा झापर। आज 5 जून है। आज आपको ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर स्वागत और ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अपने परिवार सहित स्वस्थ और कुशल होंगे। तो कल हम लोग पठार के संबंध में चर्चा किए थे कक्षा 11 और 12 भूगोल के विद्यार्थियों के लिए। पठार के संबंध में आपको पठार कितने प्रकार का होता है, पठार का बनावट कैसे होता है, सब बताए थे कल। आज हम पढ़ेंगे मरुस्थल। आज हम लोगों का पॉइंट है मरुस्थल। मरुस्थल का अर्थ क्या होता है, पहले इसको हम जानेंगे। प्यारे बच्चों, मरुस्थल जब शब्द आवे तो उसका एक लाइन का अर्थ है जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, उस क्षेत्र को हम मरुस्थल कहते हैं। मतलब जहाँ उपजाऊ भूमि न हो, और एक तरह से मरुस्थल की विशेषता है वहाँ कटीली झाड़ियाँ, कटीले पेड़ पौधे होते हैं। पौधे अगर कोई अन्य भी होंगे तो छोटे छोटे होंगे। तो मरुस्थल का क्या मतलब है, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश वाले भूभाग को, क्षेत्र को हम मरुस्थल कहते हैं। अब आपको बता रहे हैं मरुस्थल का प्रकार। मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, एक ठंडे मरुस्थल और एक गर्म मरुस्थल। तो अरावली के उत्तर पश्चिम गर्म मरुस्थल, थार मरुस्थल जो अभी हम बताए हैं आपको कि एक ठंडा मरुस्थल होता है, गर्म मरुस्थल होता है। अरावली के उत्तर पश्चिम का जो यह क्षेत्र है, जो राजस्थान, आप जानते हैं कि राजस्थान में जैसे कृषि योग्य भूमि नहीं है, वहाँ पे जैसे राजस्थान में आप सुने होंगे कि मोटे अनाज का पैदावार होता है। मतलब मरुस्थल का तात्पर्य यह है जहाँ कम पानी, कम बारिश हो, कम पानी वाले पौधे, कम बारिश वाले पौधे ही वहाँ उगाए जा सकते हैं। यह आपका क्षेत्र है लद्दाख का। यह जो क्षेत्र है लद्दाख का, यह ठंडा मरुस्थल है। क्या है? यह ठंडा मरुस्थल है। तो मरुस्थल का प्रकार क्लियर हो गया, एक ठंडा मरुस्थल और दूसरा गर्म मरुस्थल। यह जो उत्तर पश्चिम। प्यारे बच्चों, अब अगला हम लोगों का टॉपिक है तटीय मैदान। तो तटीय मैदान 2 है, एक है पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। तटीय मैदान, पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण कैसे हुआ, इसको हम पहले स्पष्ट कर दें, इसको समझ लिया जाए। कल हम आपको बताए थे कि पूरा विश्व प्लेटों पर अवस्थित है और भारत की प्लेट भी बड़ी है। तो कल आपको हम बताए थे कि ज्वालामुखी किस तरह से, ज्वालामुखी का उद्गार होता है और भारतीय प्लेटें आप जानते हैं उत्तर की तरफ गतिमान हैं। तो यहाँ स्थिति है जैसे यह भारतीय प्लेटें हैं, इस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और नीचे से जब ज्वालामुखी उद्गार होगा, यहाँ नीचे से जब प्रेशर ज्वालामुखी निकलने के लिए होगा, तो जब प्रेशर होगा तो निश्चित रूप से आपको कल बताए थे कि इसमें यह ऊपर की तरफ फूटेंगी। यही स्थिति यहाँ हो गई भारतीय प्लेटों के संबंध में। यह जो हुआ, यह थोड़ा क्रैक हुआ और पश्चिमी प्लेटें ऊपर की तरफ उठ गईं और पूर्वी प्लेटें जो हैं वो नीचे की तरफ झुक गईं। पश्चिमी प्लेटें ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठ गईं और पूर्वी प्लेटें नीचे की तरफ झुक गईं। कल भी हम बताए थे आपको कि पश्चिम से पूर्व के तरफ नदियाँ बही हैं, नदियों का बहाव है। क्यों बहाव है? इसलिए कि पश्चिम ऊंचाई क्षेत्र है और इधर पूर्वी जो है वो ढलान है और नदियां ढलान के तरफ ही बहने का कार्य करती हैं।
तो यही स्थिति यहाँ पे हो गया। यह जो क्षेत्र है आपका पश्चिमी क्षेत्र, यह उठा हुआ है और पूर्वी जो तट है यह थोड़ा सा झुका हुआ है। तो उठे हुए भाग को हम पश्चिमी तट के नाम से जानते हैं और झुके हुए भाग को पूर्वी तट के नाम से हम जानते हैं। यह बात क्लियर हो गया। अब आपको एक एक तटीय मैदान के संबंध में अब हम लोग चर्चा करेंगे। आगे एक एक तटीय मैदान की हम व्याख्या कर रहे हैं, इसको देखिए। प्यारे बच्चों, अभी आपको हम पश्चिमी तट के संबंध में उसके विषय में हम विस्तृत व्याख्या किए हैं। आपको बताए भी हैं कि जब प्लेटें इस स्थिति में थी, नीचे से ज्वालामुखी का प्रेशर था निकलने के लिए, तो पश्चिमी प्लेटें ऊपर उठ गईं जो पश्चिमी तट कहलाई, पूर्वी प्लेटें नीचे की तरफ दब गईं जो पूर्वी तट कहलाया। और पूर्वी तट का निर्माण यहाँ जो है, यह पूर्वी तट का निर्माण कैसे हुआ इसको हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं। आपको कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं। इसी पश्चिमी तट से नदियाँ पूर्वी तट की तरफ जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिमी तट की यह ऊंचाई है और पूर्वी तट ढलान के तरफ है। तो जब नदियां यहाँ से पूर्वी तट की तरफ गईं तो अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा अपने साथ मिट्टी, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, कण या पत्थर लेके गईं और उसके बाद यहाँ निक्षेपित करके आगे के तरफ बढ़ गईं। इससे पूर्वी तट का निर्माण हो गया। तो ये क्लियर हो गया कि पश्चिमी तट का निर्माण कैसे हुआ, पूर्वी तट का निर्माण कैसे हुआ। अब आइए पश्चिमी तट और पूर्वी तट के संबंध में कुछ और हम जानकारी प्राप्त करें। ये पश्चिमी तट जो है, यहाँ गुजरात का जो क्षेत्र है इसको हम कच्छ या काठीवाड़ा क्षेत्र कहते हैं। गुजरात का जो क्षेत्र है उसको कच्छ या काठीवाड़ा क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। अब दमन दीव और गोवा के बीच का जो क्षेत्र है कोंकण तट, दमन दीव और गोवा के बीच का जो क्षेत्र है कोंकण तट के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं गोवा मंगलुरु के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। गोवा और मंगलुरु के बीच के क्षेत्र को कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। आपका नेक्स्ट है मंगलुरु और कन्याकुमारी के बीच का जो क्षेत्र है इसको मालाबार तट के नाम से जानते हैं। क्या है? मालाबार तट के नाम से इसको हम जानते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यह कन्याकुमारी से लेके और यह स्वर्णरेखा नदी तक यह आपका पूर्वी तट है। ठीक। अब यह स्थिति है कि नीलगिरी पर्वत से लेके और यहाँ कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और कृष्णा नदी और महानदी के बीच के क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। और महानदी स्वर्णरेखा नदी के बीच के क्षेत्र को उत्कल तट के नाम से हम जानते हैं। अब एक चीज और आपको क्लियर कर दें, यह जो पश्चिमी आपका तट है और पूर्वी तट, यहाँ पे आके नीलगिरी पर्वत जो आप देख रहे हैं यहीं पे दोनों मिलते हैं, पूर्वी और पश्चिमी तट। प्यारे बच्चों, अब आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है द्वीप समूह। द्वीप समूह जैसा कि आप जानते हैं, भारत में दो जगह द्वीप समूह अवस्थित है। एक है अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। एक है अरब सागर, दूसरा है बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में आपका लक्षद्वीप, मिनिकॉय और टोटल द्वीप समूहों की संख्या 36 द्वीप समूह हैं, जिसमें से 11 द्वीप समूह पर मानव निवास करते हैं। कितने हैं? 36 द्वीप समूह टोटल हैं,
जिसमें से 11 द्वीप समूह पर मानव निवास करते हैं। अब बंगाल की खाड़ी में कितने हैं? 572 द्वीप समूह हैं। यह जो बैरन द्वीप देख रहे हैं, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी मात्र इसी बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। सक्रिय ज्वालामुखी अवस्थित है। अंडमान और निकोबार भी बंगाल की खाड़ी में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी बंगाल की खाड़ी में ही अवस्थित है। तो यह क्लियर हो गया। बंगाल की खाड़ी में टोटल 572 द्वीप समूह अवस्थित हैं। भारत की सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप पर अवस्थित है। अंडमान निकोबार भी बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। और अरब सागर में आपका लक्षद्वीप, मिनिकॉय, 36 द्वीप समूह अरब सागर में पाए जाते हैं, जिसमें से 11 द्वीप समूह पर मानव निवास करते हैं। आज आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम आपको एक कल भी प्रश्न दिए थे, आज पुनः एक प्रश्न दे रहे हैं। इसको आप पढ़ के तैयार करिएगा, फिर हम कल मिलेंगे। प्यारे बच्चों, तो हम आपको बताए हैं कि यह चैप्टर समाप्त हो गया, लेकिन एक प्रश्न आपको जो है लिखे हैं, इस पर ध्यान दीजिए और प्रश्न को नोट करिए। जनजातीय समूह से आप क्या समझते हैं? जनजातीय समूह से आप क्या समझते हैं? अंडमान व निकोबार के जनजातियों के विषय में अध्ययन करें तथा इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के उपायों की चर्चा करें। मतलब जनजातीय समूह से आप क्या समझते हैं? अंडमान निकोबार में जो जनजातियां निवास करती हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का कौन सा उपाय हो सकता है? इसको आप मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इसको समझने का और अध्ययन करने का प्रयास करें और इसको स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या करिए। अब इसको आप समझिए। यह प्रश्न आपको दे दिए हैं। अब शेष अगले चैप्टर को कल फिर चर्चा हम लोग करेंगे। धन्यवाद।